बैक फ्रेंड्स, मैं अंकुर द्विवेदी एक बार आपका फिर से आपके अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर पर स्वागत करता हूं। हमारी नई ड्रेस कैसी लग रही है? उम्मीद करता हूं अच्छी लग रही होगी। आइए आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप IFP स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल डेडलाइन। इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होती है, कैसे होती है, कैसे वर्क करती है, आइए इसको समझते हैं। पहले डेफिनेशन आप लोग इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हिंदी मीडियम वालों को मैंने नोट्स में हिंदी में इसको बता रखा है। इंटरनेशनल डेडलाइन होती क्या है, ये वर्क कैसे करती है, आइए जरा इसको मैं आपको एक मॉडल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, ये पूरी अर्थ सभी को विजिबल होगी। देखिए, ये पूरी अर्थ सभी को विजिबल होगी। क्लियर हो गया? इस अर्थ में देखिए एक ये जिगजैग तो एक लाइन ड्रॉ करी गई है, जिगजैग करी गई है। अब आप जिगजैग देख के कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए होता क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जो ठीक अपोजिट लाइन होती है उसको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अपोजिट जो लाइन होती है उसको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब आप लोग बच्चों एक चीज याद रखिएगा, अभी तक आपने जितने भी लॉन्गिट्यूड्स पढ़े हैं उसमें से इकलौता लॉन्गिट्यूड जो 180 डिग्री का है वही इकलौता है जो जिगजैग ड्रॉ किया जाता है, बाकी लॉन्गिट्यूड स्ट्रेट ड्रॉ करे जाते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से समझ लीजिए, जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं वो स्ट्रेट ड्रॉ करे जाते हैं, सिर्फ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो स्ट्रेट ड्रॉ नहीं किया जाता। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। बच्चों, अभी मैं जब कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था तो कुछ बच्चों ने मेरे से ये पूछा, सर जब हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करेंगे नोटबुक पे 0 डिग्री और 180 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन लिखाएंगे? तो बच्चों एक चीज जान लो, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कभी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं लिखा होगा, ना 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ईस्ट वेस्ट लिखा होगा। तो मतलब समझे क्या, 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दोनों अर्थ के मिड पॉइंट्स होते हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। 0 डिग्री के लेफ्ट और 0 डिग्री के राइट ही ईस्ट और वेस्ट को माना जाता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अब बच्चों कारण जानते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपने देखा होगा, इसमें समझ लिया होगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्यों जिगजैग ड्रॉ किया गया है। क्लियर हो गया बच्चों? आपने सभी ने वर्ल्ड मैप तो देखा होगा, वर्ल्ड मैप तो देखा होगा ना। ये आपको मैं वर्ल्ड मैप से दिखाता हूं। ये देखिए बच्चों, आपने ये वर्ल्ड मैप देखा होगा। बच्चों वर्ल्ड मैप में आप देखिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये जा रही है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये जा रही है। तो बच्चों देखो, अगर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग स्ट्रेट कर देते, मैं फिर से बोल रहा हूं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अगर हम लोग स्ट्रेट कर देते तो बच्चों होता क्या, कई सारी कंट्रीज के बीच से ये लाइन पास होके जाती। क्या बात हुई? कई सारी कंट्रीज के बीच से ये लाइन पास होके जाती। अब कह दो सर चली जाती तो चली जाती, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता, क्या असर पड़ता? तो बच्चों इसका असर कुछ नहीं पड़ता, बस टाइम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती। फिर से बोलता हूं, अगर हम लोग किसी कंट्री के बीच से इसको ड्रॉ करते असर कुछ नहीं पड़ता, उस कंट्री के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, हम लोग के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों एक चीज जान लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, बच्चों एक चीज जान लो, हमेशा जो सनराइज होता है, हम लोग की कैलेंडर में जो डेट आती है वो सबसे पहले इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट साइड यानी ईस्ट साइड से शुरू होती है और कैलेंडर की डेट सबसे लास्ट में इंटरनेशनल डेट लाइन के राइट साइड पहुंचती है।
मतलब समझे, इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में लगभग 24 आवर्स का डिफरेंस होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में लगभग 24 आवर्स का डिफरेंस होता है। अगर आप इमेजिन करो किसी एक कंट्री के बीच से अगर कोई लाइन पास हो गई, जैसे ये देखिए मैप में ये रशिया है, रसिया का एक छोटा सा स्टेट है, यहां से मान लेते हैं ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन पास हो रही थी, तो बच्चों रशिया के इतने पार्ट में क्या होता, सनराइज अर्लियर हो जाता और रशिया के इतने पार्ट में सनराइज होता 24 घंटे बाद। अब आप देखिए जो घर यहाँ पे अगल बगल होते, 1 किलोमीटर की दूरी पे होते, पता चला उन दोनों घर के बीच में लगभग 24 घंटे का डिफरेंस आता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जितने भी हमारे जियोलॉजिस्ट थे, जितने भी हमारे ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन को स्ट्रेट ना ड्रॉ करके क्रिस क्रॉस बनाया, ताकि किसी भी कंट्री के कोई डिस्प्यूट ना हो और लाइन टोटल ही ओशियन से पास होती जाए। तो बच्चों कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग क्यों होती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन इसलिए जिगजैग करी जाती है ताकि टाइम कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट अराइज ना हो किसी दो कंट्रीज के बीच में। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भैया इंटरनेशनल डेट लाइन किस ओशन से पास होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन बच्चों पैसिफिक ओशन के बीच से पास होती है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये होता है हम लोगों का इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट। बच्चों आपको एक चीज बड़ी मैं अच्छी एक एक्साइटिंग चीज बताता हूं, थोड़ा समझिएगा। बच्चों देखिए, मैं ये मैप है, इसको दोबारा से मैं छोटा कर देता हूं। मैं इस फोटो को दोबारा से छोटा करके इसकी पोजीशन पे लगा देता हूं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाना चाहता हूं, देखिएगा बच्चों। देखिए ये आपको वीडियो में ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। हमने आपको बताया था इंटरनेशनल डेट लाइन को जब हम लोग लेफ्ट राइट क्रॉस करते हैं तो हम लोग को कैलेंडर की डेट चेंज हो जाती है। बच्चों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, पूरे वर्ल्ड में ये हम लोगों का ये न्यूजीलैंड के आसपास का आइलैंड, ये फिजी हो गया, टोंगा हो गया, ये सारे जो आइलैंड होते हैं ये इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट साइड पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट साइड पाए जाते हैं। और इसी से थोड़ी दूर ये सारे आइलैंड हैं, ये सब इंटरनेशनल डेट लाइन के राइट साइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइट साइड। तो बच्चों कई बार अगर आपसे पूछे पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सनराइज कैलेंडर की डेट कहां पे आती है, तो बेटा पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो सनराइज होता है वो समोआ में होता है, टोंगा में होता है, क्रिश्चियाना में होता है, न्यूजीलैंड में होता है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो सनराइज होता है वो इन क्षेत्रों में होता है। और सबसे लास्ट में सनराइज होता है इधर यूएसए का ये हवाई आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? हवाई आइलैंड। यहाँ पे सनराइज सबसे लास्ट में होता है। तो बच्चों अगर आप इस जगह से हवाई के बीच की अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो बच्चों ज्योग्राफिकल डिस्टेंस होगी मुश्किल से 500,000 किलोमीटर। 1 या 2 घंटा लगेगा आपको फ्लाइट से इस एंड से उस एंड पे जाने पे। पर जब आप इस एंड से उस एंड पहुंचोगे तो आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे। कैसे? आप यहां से मान लेते हैं सबसे पहले सनराइज इस एरिया में हुआ, यहां पे मान लीजिए बज रहा है सुबह का 7। अब 7 बजे डेट थी, एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक डेट बता देते हैं। डेट मान लेते हैं 30 दिसंबर। आप यहां मार्शल आइलैंड से आप सुबह 7 बजे एक फ्लाइट से हवाई के लिए निकले, इसमें टोटल समय लगा 2 घंटा। आपकी जो घड़ी थी उसमें तो दिखा रहा होगा
30 दिसंबर का 7 बजे, 2 घंटे बाद आप पहुंच गए, आपकी वॉच में 30 दिसंबर का 9 बज रहा होगा कि अभी हम तो 2 घंटे में आ गए, 9 हो रहा है। पर जब आप हवाई पे लैंड करें और आपने यहाँ पे एयरपोर्ट पे टाइम देखा तो आपका दिमाग खराब हो गया। आपका दिमाग खराब ये हो गया, अभी यहाँ पे तो 29 दिसंबर का सुबह का 7 बज रहा है, सॉरी 9 बज रहा है। कह दोगे ये कैसे हो गया, अभी तो 30 थी, यहाँ 29। तो आप कहोगे लगता है इन्होंने डेट गलत कर दी। आप हवाई में किसी लोकल बंदे से पूछोगे व्हाट इज द टाइम, वो बोलेगा इट्स 9 AM। आप पूछोगे व्हाट इज द डेट, वो बोलेगा 29 दिसंबर। आप कहोगे 2 घंटे में इतना फासला कैसे हो गया, ये 2 घंटे में इतना फासला इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से आ गया। तो मतलब समझे, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं, लेफ्ट का मतलब होता है वेस्ट और राइट का मतलब होता है ईस्ट। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं तो आप डेट को लूज करते हैं। अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं तो आप डेट को गेन करते हैं। यही सेम प्रॉब्लम हवाई आइलैंड के जितने भी पैसेंजर्स होंगे, जब वो यहाँ मार्शल आइलैंड आएंगे 2 घंटे की दूरी पे, बोलेंगे यार अभी तो आज 29 दिसंबर का सुबह का 7 बज रहा है, 2 घंटा मतलब 9 बज रहा होगा। जब ये यहाँ पहुंचे तो देखा था 30 दिसंबर हो गया, कहा 2 घंटे में दिन चेंज हो गया। गलती इनकी नहीं है, गलती इंटरनेशनल डेट लाइन के कैलेंडर की वजह से है। तो ये एक इंटरनेशनल डेट लाइन का एक हिसाब किताब है। इंटरनेशनल डेट लाइन के हम लोग जब लेफ्ट या राइट जाते हैं तो हम लोग की डेट चेंज हो जाती है। तो बच्चों इसके एमसीक्यूज क्या आते हैं, इसके क्वेश्चंस क्या आते हैं? इसके एमसीक्यूज कुछ इस प्रकार से आते हैं, देखिएगा। इसके एमसीक्यूज कुछ इस प्रकार से आते हैं बच्चों, आप ये देखिए, इसमें पूछेगा पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सनराइज कहां पे होता है। तो बच्चों पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सनराइज समोआ, क्रिसमस आइलैंड, किरिबती एंड टोंगा, यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे पहले सनराइज होता है। कई बार पूछता है पूरे वर्ल्ड में सनराइज सबसे लास्ट में कहां पे होता है, तो यूएसए का बेकर आइलैंड है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सनराइज सबसे लास्ट में होता है। तो कई बार आपके सीजीएल के एग्जाम में, कई बार आपके सीएचएसएल स्टेट के एग्जाम में, कई बार फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला और आखिरी ये सब। तो बेटा आप याद रखना, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सनराइज कहां पे होता है, समोआ, क्रिसमस और टोंगा आइलैंड। ये कहां पे पड़ता है, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आइलैंड के काफी सारे झुंड है, यहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है। और सबसे लास्ट में कहां पे होता है, बेकर आइलैंड, बेकरी के जो आप लोग केक खाते हो वहीं से निकला है एक वर्ड बेकर आइलैंड। बेकर आइलैंड यूएसए में है। आप कहते सर बेकर आइलैंड पाया कहाँ जाता है, ये आपका आज होमवर्क है, मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूँ। यूएसए का 50वां राज्य है, उसका नाम हवाई है। आप हवाई आइलैंड में आप बेकर आइलैंड को आज सर्च करिएगा, तब आपको पता चलेगा बेकर आइलैंड की लोकेशन क्या है, वो इंटरनेशनल डेट लाइन के कितने पास है, कितने दूर है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो ये हम लोगों का इंटरनेशनल डेट लाइन वाला टॉपिक ये फिनिश होता है। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है लैटिट्यूड्स। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है लैटिट्यूड्स। नहीं सॉरी, लैटिट्यूड्स बताने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आपका रह गया। एक टॉपिक का जो नाम रह गया है वो रह गया है लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। ये सारी चीजें क्या होती है, तो थोड़ा इसको समझते हैं। लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, आइए समझते हैं। बच्चों मैं आपको एक प्रेजेंटेशन से आपको एक चीज समझाता हूं, आप बातों को समझिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, वर्ल्ड के ज्योग्राफर बैठे,
वर्ल्ड के ज्योग्राफर बैठे हैं, उन्होंने सबसे पहले समय निकालने के लिए क्या किया, लैटिट्यूड्स बनाया, लॉन्गिट्यूड्स बनाया। चलिए लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बन गया। अब ईस्ट वेस्ट भी डाल दिया गया कि 0 डिग्री लैटिट्यूड के जो लेफ्ट साइड होगा वो ईस्ट होगा, 0 डिग्री के जो राइट साइड होगा वो वेस्ट होगा। इस पे भी बात हो गई। ये भी कंक्लूजन निकल आया कि 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ चलने पर समय बढ़ता है, 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ चलने पर समय घटता है। अगली स्टेप में ये भी निकाल लिया कितने मिनट बढ़ता है कितने मिनट घटता है, ये बता दिया 4 मिनट बढ़ता है 4 मिनट घटता है। ये चीज भी क्लियर हो गई। अब बात ये आई, सभी जितने भी देश के जो ज्योग्राफर थे 1884 में रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन के अंदर बैठे हुए थे, सबने कहा यहां तक तो यार बात आपकी समझ में आ गई, अगर किसी देश को अपने देश का टाइम निकालना है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी देश को अपने देश का टाइम निकालना है तो भैया उसका टाइम कैसे निकाला जाएगा। अब ये समस्या आ गई। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं ये समस्या कैसी थी। आइए मैं एक इंडिया का मैप आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये इंडिया का एक हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी मैप मान लेते हैं। ये इंडिया का वेस्ट साइड है, ये इंडिया का ईस्ट साइड है, ठीक। ये इंडिया का वेस्ट साइड है, ये इंडिया का ईस्ट साइड है। क्लियर हो गया, इंडिया का वेस्टर्न साइड ईस्टर्न साइड। अगर हम लोग बात करें तो ये 67 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट। बच्चों ये 67.568 है, ये 97.89 इस तरीके से है। मैंने समझाने के लिए इसको राउंड फिगर में 67 और 97 लिखा है। बच्चे ये देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखने लगते हैं, अरे सर जी ये इतना नहीं इतना होगा। तो मैंने आपको बताया ये मैंने राउंड फिगर में लिखने के लिए लिया है। बच्चों इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो 67 डिग्री, इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो 97 डिग्री। अब आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है आपको ये बताना है, क्या बताना है, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। आपका ये होमवर्क है, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ये आपका होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे, ये आप बताएंगे। फिर से, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये आप नेट पे जाके देखिएगा, वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालिएगा। इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक। अब बच्चों ये बात समझो, इंडिया का वेस्ट और ईस्ट के बीच में लगभग अगर आप देखो 30 लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं। कैसे, इधर 67 होगा, इधर 68 होगा, इधर 69 होगा, इधर 70 होगा, 71 होगा, 72 होगा। ऐसे करते करते भैया लाइन से सारे लॉन्गिट्यूड्स इंडिया से पास हो रहे होंगे। सबने बोला ठीक। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, जीएमटी से हम लोग जितने डिग्री आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट का फासला होता जाता है। अब जब इंडिया के जो साइंटिस्ट लोग बैठे उन्होंने बोला साहब अगर हम 67 से लेंगे कि 68 से लेंगे कि 69 से लेंगे कि 70 से लेंगे कि 80 से, क्योंकि अगर आप किसी भी लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट करोगे तो सब में 4 मिनट का फासला आपको मिल जाएगा। अब सारे साइंटिस्ट लोगों के बीच में एक नई सरदर्दी भारतीयों ने दे दी, क्या कि भैया हम लोग कौन सा लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट करेंगे समय निकालने के लिए। अब फिर जहां प्रॉब्लम होती है वहीं सॉल्यूशन होता है। तो सारे जितने भी जियोलॉजिस्ट और ज्योग्राफर्स थे उन्होंने बोला हर कंट्री को एक
फरमान जारी किया, फरमान नहीं आदेश जारी किया, और ये बोला सभी कंट्रीज लोग अपनी लोकेशन के हिसाब से जो उनको सबसे बेस्ट लगता है, मैं फिर से बोलता हूं, जोग्राफर्स ने बोला सभी कंट्री अपने हिसाब से जो उन्हें सबसे बेस्ट लगता है एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट कर लें। सबने बोला ठीक। उसके बाद कहेंगे उस स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड को हम लोग जीएमटी से कैलकुलेट करेंगे और उस स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड में जो समय होगा वो उस पूरे देश का समय होगा। सबने तालियां बजाना चालू कर दी, वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज। पर बच्चों देखो इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। कैसे? पहले एक एग्जाम्पल ये अभी आपके सामने चलता है। अब जब ये वाली बात को अपनाया गया तो इंडिया वालों से बोला गया कि भैया आप बताओ आप क्या लेना चाहते हो। आपने देखा होगा ना पूरे भारत के जितने लोग होते हैं सब अद्भुत ही होते हैं। अभी तक आपने जितने भी लॉन्गिट्यूड देखे होंगे सब नेचुरल नंबर में होते हैं, 0 1 2 3 इस तरीके से होते हैं। पर भारत ने जो अपना स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड चूज किया वो चूज किया 82.5। भारत ने अपना स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड चूज किया, कितना किया? 82.5। बोला 67 और 97 के जो बीच का होगा 82.5, इसी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब 82.5 से क्या रिलेशन है बच्चों? कई बार एग्जाम में 82.5 से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है हमारे इंडिया का 82.5 लॉन्गिट्यूड किस सिटी से, नगर से, गांव से, देहात से पास किया जाता है। तो बच्चों इस पे दो आंसर सबसे ज्यादा मिलते हैं। एक मिलता है नैनी, नैनी एक कस्बा है, इलाहाबाद के अंदर आता है, इलाहाबाद के अंदर आता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया होता है विंध्याचल। विंध्याचल आता है बच्चों डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर में। कई आंसर में विंध्याचल होता है, कई में नैनी होता है। बच्चों जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था तो मैंने एक बार नैनी पढ़ा, एक बार विंध्याचल पढ़ा। मैं एक बार किसी क्लास में भी पढ़ा रहा था तो मैं पढ़ के नैनी आया था, बच्चे के पास जो नोटबुक थी उसमें लिखा था विंध्याचल है सर, मिर्जापुर आप गलत पढ़ा रहे हो। तो बेटा मैं थोड़ा प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, थोड़ा खुड़पेच करता रहता हूँ। तो मैंने कहा यार एक बार इस समस्या को खत्म करते हैं। मैंने क्या सोचा, भारत ने स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड किसको चूज किया है? 82.5। हमने कहा भाड़ में जाए, नैनी और विंध्याचल में गूगल पे जाओ, सर्च करो कि लॉन्गिट्यूड ऑफ नैनी, तो उसमें लिख के आएगा 81.0.6 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कितना? 81। लॉन्गिट्यूड ऑफ विंध्याचल मिर्जापुर 82.5678 समथिंग। तो बच्चों जहां पे दो ऑप्शन मिले वहां पे विंध्याचल राइट होगा। तो कभी भी आपको इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आता है, बहुत सी टेक्स्ट बुक में नैनी, बहुत सी टेक्स्ट बुक में विंध्याचल, तो बेटा विंध्याचल आता है डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर में, वो इसका राइट आंसर होगा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपसे पूछा जाए भारत का स्टैंडर्ड टाइम कहां से लिया जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट से। ये कहां से पास होता है? विंध्याचल मिर्जापुर से पास होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसकी पुष्टि आप लोग गूगल पे जीपीएस खोल के या ग्लोब में लॉन्गिट्यूड की लाइन को जो ड्रॉ हो रही होगी उससे निकाल सकते हो। चलो भैया भारत में भी तालियां बजना चालू हो गई क्या? चलो भैया हमने 82.5 सिलेक्ट कर लिया, बधाई हो, तालियां, भारत को एक टाइम मिल जाएगा। अब एक आई समस्या नंबर 3। बच्चों हम लोग रहते हैं कानपुर में। कानपुर का अगर आप लॉन्गिट्यूड देखोगे, कानपुर का लॉन्गिट्यूड देखोगे तो 79 या 80 के आसपास कानपुर का भी आएगा। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 है। हम पूरे उत्तर भारत का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लोग बेटा बचपन से इसी एरिया में पले बड़े हैं, हम लोग का बायोलॉजिकल साइकिल इसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है।
हम लोग नैनी से हार्डली अगर हम लोग टाइम डिफरेंस निकाले तो 7 मिनट 8 मिनट का डिफरेंस आता है, इतना मिनट नेग्लिजिबल होता है। तो बचपन से मान लीजिए हम लोग नॉर्थ इंडिया यूपी में, सेंट्रल यूपी में रहते हैं, तो हम लोग को लगता है कि जो 6 बजे मतलब इतने दिन हो गई, इतनी रात हो गई, तो हम लोग को लगता है ऐसे ही होता होगा। अब देखिए 82.5 का साइड इफेक्ट। मान लीजिए एक मेरा फ्रेंड है, यहां रहता है द्वारका में, ये गुजरात का द्वारका है। मेरा एक फ्रेंड है वो यहां रहता है असम में। अब देखिएगा क्या समस्या होगी। जो द्वारका में होगा उसको भी 82.5 का टाइम फॉलो करना है, जो असम में होगा उसको भी 82.5 का समय फॉलो करना है। पर बच्चों आपने ज्योग्राफी पढ़ी है ना, क्या ईस्ट में सूरज पहले निकलता है, वेस्ट में बाद में निकलता है, और कितनी जल्दी कितनी बाद। अगर आप लॉजिकल निकालो तो भैया नैनी पे 82.5 है और आसाम से कोई ना कोई तो लॉन्गिट्यूड पास होता ही होगा, मान लेते हैं 97। तो बेटा 82.5 और 97 में लगभग मान लो 15 डिग्री का फासला है। कितना फासला है? 15 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो मीन्स जो लोग असम में होंगे उनके यहाँ पे समय तो वही बच रहा होगा जो नैनी में होगा, जो द्वारका में होगा, पर बच्चों सनराइज उनके यहाँ 1 घंटे पहले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूपी में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, हम लोग मई जून के समय में देखते हैं कि सनराइज हम लोग के यहाँ 5 बजे हो जाता है। बच्चों कभी मई जून के समय में एक बार आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाना, वहां सुबह 3:30 बजे सनराइज हो जाता है। अब बच्चों आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक तो सुबह सूरज गर्मियों में 5 बजे देखती थी, अब 3-3:30 बजे देखेगी तो थोड़ा अटपटा लगेगा ना। अब बताओ जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होंगे उन्हें कैसी प्रॉब्लम होती होगी। प्रॉब्लम कैसी? इंडिया में सारे जितने स्कूल के टाइमिंग होते हैं वो 7 बजे 8 बजे से होते हैं 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। जितने ऑफिस के टाइम होते हैं वो 9 से 6 होते हैं, सारी चीजें। तो बच्चों एक चीज देखो, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के यहाँ जब अगर सुबह जल्दी होगी तो रात भी तो जल्दी होगी। फिर से सुबह जल्दी होगी तो रात भी तो जल्दी होगी। तो बच्चों जब यहाँ 3:30 बजे सुबह हो रही है तो बेटा यहाँ पे मई जून के समय में 5:30-6 बजे अंधेरा हो जाता है। कह दो है जून में तो हमारे कानपुर में 8 बजे तक हल्की हल्की लाइट रहती है, 7:30 बजे तक दिन रहता है हल्का हल्का, यहाँ पे तो 6 बजे अंधेरा हो गया। तो बेटा जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं इनको ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि भैया हम लोग ये कैसे मैनेज करें, हम लोग की डे लाइट है, इतनी नुकसान जा रही है। बेटा एक चीज जान लो, हर आदमी की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डे लाइट में होती है। कभी आपने सुना है ऑफिस नाइट में इतना बल्क में शिफ्ट नहीं होती जितना डे में होती है? रीजन हम लोग का ह्यूमन नेचर है, सूरज के सामने, सन के सामने हम लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, डे में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, नाइट में कम प्रोडक्टिव होते हैं। कभी आपने स्कूल शाम का सुना है? कभी रात का सुना है? नहीं, दिन का सुना है ना। रीजन प्रोडक्टिविटी रेट हम लोग का डे लाइट में ज्यादा अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्या हो रहा था? प्रोडक्टिविटी टाइम नुकसान हो रहा था। अब बहुत दिन तक, मतलब आजादी के बाद से लेके बहुत दिन 2018-19 तक आसाम की सरकार ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करी कि साहब आसाम का जो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन है यहाँ के लिए एक अलग से टाइम जोन बना दो, दूसरा बना दो, हम लोग उस लॉन्गिट्यूड को फॉलो करेंगे। तो भारत सरकार ने बोला नहीं भैया, हमारा एक भारत अखंड भारत, हम लोग एक अनेकता में एकता के प्रतीक हैं, तो हम लोग इस चीज का खंडन करते हैं। हम आपको एक अलग टाइम जोन नहीं बना के देंगे। अगर आप चाहो तो अपने ऑफिस के, अपने स्कूल के टाइमिंग्स को बदल सकते हो। तो ये बात जब असम सरकार को मिली उन्हें गुस्सा तो आई, पर उन्होंने टाइमिंग बदल दी। टाइमिंग कैसे बदल दी? जैसे आप लोग जून जुलाई के समय में जब स्कूल जाते हो सुबह 7:30 बजे जाते हो, वहां 5:30-6 बजे स्कूल लग जाता है। क्यों? डे लाइट जल्दी हो जाती है। आप लोग का स्कूल यहाँ पे
1 बजे 1:30 बजे छूटता है, वहां 11:30 12 बजे छूट जाता है। आप लोग का ऑफिस टाइम होता है 10 बजे से, इनका ऑफिस टाइम होता है 8 बजे से। आप लोग 6 बजे घर आते हो, ये लोग 4 बजे घर आते हैं। तब इन्होंने क्या किया, सनलाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्यून कर दिया। अब इन लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। ठीक, तो ये लॉन्गिट्यूड का एक डिसएडवांटेज होता है स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड चुनने का। अब हमारे जो द्वारका वाले भैया हैं ये तो रह ही गए। मान लो आप आसाम में थे, बैंक में नौकरी करते थे, आपका ट्रांसफर हो गया दोबारा से द्वारका। भैया ऑल इंडिया आपको फेंका जाता है, आसाम से द्वारका फेंक दिया गया। आप मान लेते हैं असम में 4 साल 5 साल रहे थे। तो बच्चों एक चीज जान लो, हम लोग का शरीर ना बड़ा बेशरम प्राणी होता है। हम लोग किसी भी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम लोग जब बचपन से 20 साल 25 साल कानपुर और यहाँ पे रहे तो अपने टाइम जोन को अपना लिया। जब असम गए तो वहां के अकॉर्डिंग हम लोग का शरीर एडजस्ट हो गया। हम लोग को सुबह 3:30 बजे सूरज देखने की आदत हो गई, 6 बजे अंधेरा देखने की आदत हो गई। पर जब हम लोग द्वारका आए तो यहाँ पे बच्चे कहानी और बदल गई। कहानी कैसे बदल गई बच्चे, सूरज सबसे पहले निकलता है ईस्ट में और सबसे लास्ट में कहा निकलता है, वेस्ट में निकलता है। हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है 82.5 से, और ये कितना है 67। तो लगभग 15 डिग्री का डिफरेंस है। तो मतलब समझे, जो सनलाइट नैनी, इलाहाबाद और मिर्जापुर में हो गई होगी, वो सनलाइट को द्वारका पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। पर द्वारका में जो लोग होंगे उनके कैलेंडर में डेट में टाइम तो वही होगा जो मिर्जापुर में हो रहा होगा। तो जब आप द्वारका गए तो आपको सबसे पहला अचंभा ये हुआ कि यार आसाम में तो गर्मियों में 3:30 बजे 4 बजे सुबह हो जाती थी, यहाँ द्वारका में तो गर्मी में सुबह 7 बजे हो रही है। क्यों? 1 घंटे बाद हो। क्लियर हो गया? अब भैया जब ये अपने आसाम के कलीग को छोड़ के आया है ना, ये बंदा द्वारका आया है, तो इसको दिन में बात करने की आदत थी। एक बार क्या किया, आसाम के कलीग ने इसको सुबह 5 बजे फोन कर दिया, हेलो ब्रो चिल, क्या कर रहे हो? अभी जो द्वारका वाला बंदा था ये तो गहरी नींद में सो रहा था। क्यों? अरे रखो यार, अभी 2 घंटा बचा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ सुबह 7 बजे होती है, इसके अकॉर्डिंग सुबह यहाँ पे 4 बजे हो चुकी है। इसने ये सोचा होगा अभी तो 1 घंटे से ये फ्रेश हो रहा है, घूम टहल रहा होगा, फिर रहा होगा। क्लियर हो गया? तो ये लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ये तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया 67 से 97। क्या होता देख लेते हैं। क्या होता जब इंडिया 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेके 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक मान लेते हैं फैला होता। मान लेते हैं इंडिया 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेके 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक क्या होता? फैला होता। तब बच्चों ऐसे में जो आसाम की सरकार ने बोला था ये भारत सरकार को करना पड़ जाता। तब भारत को थोड़ी थोड़ी दूर पे अलग अलग टाइम जोन बनाना पड़ता और बोलता इतने क्षेत्र के लोग इसके टाइम को फॉलो करेंगे, इतने क्षेत्र को इस टाइम को फॉलो करेंगे, इतने क्षेत्र के लोग इस टाइम को फॉलो करेंगे, इतने को इतने फॉलो करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तब भारत को बनाना पड़ जाता। तो यहां से बच्चों एक छोटा सा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये निकलता है, एक कंट्री है एक्स, एक कंट्री है वाई। फिर से, एक कंट्री है एक्स, एक कंट्री है वाई। एक्स कंट्री ईस्ट से वेस्ट तक ज्यादा फैली हुई है और वाई कंट्री नॉर्थ से साउथ की तरफ ज्यादा फैली हुई है। तो बताओ किसको ज्यादा टाइम जोन बनाने पड़ेंगे, कंट्री एक्स को कि कंट्री वाई को? तो बच्चों जान लेना, हम लोग का लॉन्गिट्यूड हमेशा किस में मेजर किया जाता है? ईस्ट वेस्ट में।
तो जो कंट्री जितनी ज्यादा ईस्ट वेस्ट में फैली होगी उसमें उतने ज्यादा लॉन्गिट्यूड्स, तो जितने ज्यादा लॉन्गिट्यूड्स होंगे तो वहां पे टाइम जोन ज्यादा बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। पर जो कंट्री नॉर्थ साउथ होगा वहां पे एक लॉन्गिट्यूड से ही हम लोगों का काम चल जाएगा, वहां पे एक से अधिक टाइम जोन नहीं बनाना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में ये बात अब तक फ्लैश हो जानी चाहिए क्या, जिन देशों का एक्सटेंशन, जो कंट्रीज का एक्सटेंशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ ज्यादा होता है, फिर से जिन कंट्रीज का एक्सटेंशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ ज्यादा होता है वो कंट्रीज में लॉन्गिट्यूड्स काफी ज्यादा होते हैं, उनको टाइम जोन भी अधिक बनाना पड़ता है। पर जिन कंट्रीज का एक्सटेंशन नॉर्थ से साउथ यानी ऊपर से नीचे की तरफ होता है उनका किसी एक लॉन्गिट्यूड में काम चल जाता है, उनको अधिक टाइम जोन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? तो ये टाइम जोन से रिलेटेड थी। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या कभी भारत में इसके पहले दूसरा टाइम जोन था? आइए देखते हैं। हाँ, भारत में इससे पहले एक दूसरा टाइम जोन भी था। देखिए यहाँ पे भी नैनी, प्रयागराज, इलाहाबाद लिखा हुआ है। बच्चों ये जो स्लाइड है ये हम लोगों ने एनसीईआरटी पता है ना, इंडिया में सबसे अच्छी किताब मानी जाती है ज्योग्राफी या जीएस को पढ़ने के लिए। तो बच्चों हम लोग ने जितनी भी अपनी स्लाइड्स बनाई है ये एनसीईआरटी की हेल्प लेके जीएस में बनाई है। तो देखिए ये सरकारी किताब है, इसमें वही पुराना ढर्रा, प्रयागराज, इलाहाबाद इन्होंने पकड़ा हुआ है। यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा, आपकी स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे कर लीजिएगा विंध्याचल, मिर्जापुर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो बेटा अब एक चीज देखते हैं कि भारत में क्या कभी टाइम जोन दो थे? तो हाँ, दो थे, आजादी के पहले। कब? आजादी के पहले। बच्चे, अंग्रेज लोग आए थे भारत पे शासन करने के लिए, तो अंग्रेज लोग इंडियंस की प्रोडक्टिविटी देखते थे कब ज्यादा होगी। फिर से, अंग्रेज लोग आए थे भारत पे शासन करने के लिए, वो हमेशा देखते थे इंडियंस की प्रोडक्टिविटी ज्यादा कब होगी। तो उन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के जितनी भी कंट्रीज थी उसके लिए उन्होंने, उसके नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज थी उसके लिए उन्होंने एक नया टाइम जोन बना दिया, उसका नाम दिया चाय बागान टाइम जोन। अब बच्चों नाम पढ़िए, चाय बागान, चाय के बागान। बच्चों ये सारी चीजें आपको आसाम और नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, शिलोंग, इन एरियाज में ज्यादा मिलेगी। आपको शायद ये भी पता होगा, जब आगे मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी और क्रॉप्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो इंडिया का जितना नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है वहां पे टी का कल्टीवेशन ज्यादा होता है, चाय ज्यादा होता है। और आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय पे चर्चा और चाय वाली पॉलिटिक्स तो पढ़ी होगी, चाय के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। तो भारत की नॉर्थ ईस्ट की चाय ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य देशों में भी क्या करती थी, एक्सपोर्ट करती थी। तो अगर अपने लेबरों से हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो लेबरों को सहूलियत देनी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग टाइम जोन बना दिया, उसको बोला गया चाय बागान टाइम जोन। और इसको ये बोला गया ये नॉर्थ ईस्ट के आसाम और इसके क्षेत्र में लागू रहेगा और ये भारत के स्टैंडर्ड टाइम जोन से 1 घंटा आगे रहेगा। क्या रहेगा? आगे रहेगा। मतलब जब भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 से लिया जाता है, अगर वहां पे बज रहा है 5 तो चाय बागान टाइम जोन में बज रहा होगा 6, वो 1 घंटा क्या रहेगा, आगे रहेगा। अब जब बताओ बच्चों 1 घंटे आगे हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी वहां की बढ़ जाएगी। कैसे? अब उनको सुबह 3 बजे सूरज नहीं देखना पड़ेगा, वो भी आराम से 4, 4:30 बजे सन को देख सकते हैं क्योंकि उनकी घड़ी यहाँ से 1 आवर्स आगे कर दी गई। अब सवाल ये आता है, चाय बागान टाइम जोन क्या सर जी अभी वर्क कर रहा है? भैया चाय बागान टाइम जोन अभी वर्क नहीं कर रहा है। अब आप पूछोगे क्यों, ब्रिटिशर्स इतना अच्छा करके गए थे। भैया ये तो चाचा नेहरू की कृपा है। चाचा नेहरू की कृपा है कि उन्होंने क्यों 2 टाइम जोन से 1 जोन कर दिया। भैया इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। पर बच्चों बात ये नहीं है, चाचा नेहरू की कृपा तो एक अपनी जगह है। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 ये है बच्चों, जब भारत
इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था, तो भारत में कई सारे जितने लड़ाई झगड़े चल रहे थे स्टेट स्टेट के बीच में, हिंदू मुस्लिम, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही थी। उस समय इंडिया को यूनिटी और इंटीग्रिटी, भाईचारा को प्रतीत करना था, दिखाना था। तो भारत ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए बोला कि नहीं, पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया का हम लोग एक ही टाइम जोन रखेंगे, वन इंडिया, वन टाइम, वन नेशन, वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर। इस प्रकार के थीम्स बनाई गई ताकि लोगों के अंदर भाईचारा को कल्टीवेट किया जा सके। इसलिए भारत में चाय बागान टाइम जोन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या ये बात सभी को समझ में आई? उम्मीद करते हैं समझ ही गए होगे। क्लियर हो गया सभी को? तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक आपने पढ़ा इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होती है, आपने पढ़ लिया लोकल टाइम क्या होता है। ठीक, अब मेरा आपसे क्वेश्चन, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और भारत का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसमें कहां कहां से पास होता है? तो बच्चों याद रखना, जो भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है गौहर मोती। एक गुजरात के द्वारका के पास, सर क्रीक के पास पाया जाता है। और हम लोगों का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, हम लोगों का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है किबीतू। ये हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये मैंने आपको एक मेजर एक सिटी का बताया है। अब आप लोग क्या करिएगा, जाके सर्च करिएगा कि सबसे लास्ट गांव और सबसे लास्ट कस्बा, सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है। कई बार एग्जाम में कुछ नहीं होता, जितने भी आपके ग्रुप बी ऑनवर्ड्स एग्जाम है, ग्रुप बी ऑनवर्ड्स का मतलब एसएससी, बैंक, सिविल सर्विसेज को छोड़ के, सिविल सर्विसेज में फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, द ग्रुप बी ऑनवर्ड्स जितने क्वेश्चन है इसमें भारत का नॉर्दर्न पॉइंट बताइए, भारत का सदर्न पॉइंट बताइए, भारत का वेस्टर्न बताइए, भारत का ईस्टर्न बताइए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन की भी कुछ डेफिनेशन दे दी गई है, आपके नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया है, एक बार आप लोग इसको आके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम लोग अपने आगे चलते हैं, अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है लैटिट्यूड्स। आइए उसको आरंभ करते हैं। लैटिट्यूड्स हम लोग का क्या होता है? देखिए बोर्ड पे आ गया हम लोगों का लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, इसको समझते हैं। ये देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है लैटिट्यूड्स क्या होता है। लैटिट्यूड इज द एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड द एक्सिस। देखिए लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर के प्लेन से बाकी जगह का जो एंगल होता है इसको बताता है। क्लियर हो गया? अब लैटिट्यूड कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग के जितने भी लैटिट्यूड्स हैं बेटा, हमने आपको बताया था लैटिट्यूड्स हम लोग के कैसे होते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं, नॉर्थ से साउथ। तो लैटिट्यूड हम लोग का ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ। और ड्रॉ कैसे करे जाएंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे बोर्ड पे देखिए आपको ये सारे लैटिट्यूड्स ड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। अब बच्चों सवाल ये आता है लैटिट्यूड्स कितने होते हैं। पहला सवाल, लैटिट्यूड्स कितने होते हैं और हमें उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों लैटिट्यूड 0 से 90 ईस्ट और लैटिट्यूड 0, सॉरी बच्चों ईस्ट नहीं होगा, 0 से 90 साउथ, 0 से 90 नॉर्थ। तो मतलब समझना बच्चों ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन होता है सिर्फ 0 से 90 का, टोटल होते हैं बच्चों 180। फिर से जितने लैटिट्यूड्स यानी अक्षांतर होते हैं वो लिखे जाते हैं 0 से 90 तक, पर होते हैं 180। कैसे? 0 से 90 डिग्री नॉर्थ,
0 से 90 डिग्री साउथ, ये होते हैं हम लोगों के लैटिट्यूड्स। तो बच्चों याद रखना, कभी किसी क्वेश्चन में 95 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दे दिया तो बच्चों सवाल गलत है। गलत क्यों है? कभी लैटिट्यूड्स 90 डिग्री के ऊपर जाता ही नहीं, लॉन्गिट्यूड कभी 180 डिग्री के ऊपर जाता ही नहीं है। बोलते हैं टोटल लैटिट्यूड 180 होता है, टोटल लॉन्गिट्यूड 360 होता है, तो लैटिट्यूड 90 के ऊपर नहीं काउंट होता, लॉन्गिट्यूड 180 के ऊपर काउंट नहीं होता। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, चलिए बच्चों, जैसे अभी तक आपने देखा था लॉन्गिट्यूड्स, हमने आपको बताया था कैसे पढ़ना है। मेरी पहली क्लास लेक्चर 1 आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था हम लोग को पढ़ना है लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट कितने होते हैं। ठीक इसी प्रकार से लैटिट्यूड्स पढ़ना है कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं। कितने मैंने आपको बता दिए, होते 180 हैं, रिप्रेजेंट 0 से 90 नॉर्थ, 0 से 90 साउथ करते हैं। और इंपॉर्टेंट कितने होते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूड में खाली 2 इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड में कई सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हम लोगों का 0 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। क्लियर हो गया? उसके नीचे जो 23.5 है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद आता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्किल। और 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम लोग बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्किल। क्लियर हो गया बेटा? ये आपको लैटिट्यूड से याद रखने हैं। अभी इस पे हम लोग अभी बहुत दिन तक बात करेंगे। इसमें एरियाज पूछे जाते हैं, जोन्स पूछे जाते हैं, यहाँ हवा कैसी चलती है, यहाँ मौसम कैसे होता है। तो बच्चों आपको इसके अंदर का बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये चीजें कैसे होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो आइए हम लोग लैटिट्यूड्स की क्या क्या विशेषता होती है अपनी अलग अलग लाइंस की, आइए बारी बारी से हम लोग समझते हैं। देखिए लैटिट्यूड्स का यूज क्या होता है, लैटिट्यूड्स का वर्क क्या होता है। बच्चों आपने देखा लॉन्गिट्यूड्स का तो अभी तक यूज होता था टाइम कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? टाइम कैलकुलेट करना। बच्चों हम लोग लैटिट्यूड्स का यूज करके अर्थ के जोन को बताते हैं। अर्थ के किसको बताते हैं? जोन को बताते हैं। जोन जब पता चलेगा तो हम लोग को क्या पता चलेगा? वहां का मौसम कैसा है, वेदर। जोन जब हम लोग को पता चलेगा तो पता चलेगा वहां पे कैसी एयर चलती है। जोन पता चलेगा तो वहां पे कैसी खेती होती है। जोन पता चलेगा तो वहां पे कैसी ट्राइब्स रहती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को लैटिट्यूड्स के माध्यम से पता चलती हैं। पर बच्चों जरा याद करो मेरी पहली क्लास, मैंने आपको बताया था ना ये साढ़े का क्या हिसाब होता है, 23.5, 66। तो बच्चों ये साढ़े का हिसाब वहीं से होता है, क्योंकि देखिए ये अर्थ हम लोगों की स्ट्रेट नहीं है, ये अर्थ हम लोगों की टिल्टेड बनाई गई है। देखिए अर्थ हम लोगों की कैसी बनी है? टिल्टेड बनी है, स्ट्रेट नहीं बनी है। तो ये साढ़े का हिसाब वहीं से निकाला गया। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ जोन्स बता दिए गए हैं। जोन्स क्या होते हैं इसको आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आएगा, मोशंस ऑफ अर्थ। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चीजें जोन्स कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। पर अभी ये लैटिट्यूड्स के बारे में थोड़ा हम लोग इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो हम लोग जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। सबसे पहला देखेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड।
0 डिग्री लैटिट्यूड को बच्चों हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर का पार्ट होता है नॉर्थ, नीचे का पार्ट होता है साउथ। कैसे? इस डायग्राम से समझिए। ये डायग्राम हम लोग ने बनाया, देखिए जियोड अर्थ बन गई। यहाँ पे बीच में हम लोग ने बनाया 0 डिग्री इक्वेटर। इसके ऊपर का पोर्शन होगा नॉर्थ, इसके नीचे का पोर्शन होगा साउथ। तो इक्वेटर क्या करती है? हम लोग के अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक बनाती है नॉर्थ, एक बनाती है साउथ। ठीक, तो इक्वेटर के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। और इक्वेटर के नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध। क्या ये बात सभी को समझ में आई? इक्वेटर के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो आगे से कभी आपसे पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, तो इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर एक हम लोगों को क्या होती है? बाइसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक, आगे हम लोग अगला देखते हैं। अगला कौन सा हम लोगों का इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है? अगला है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? पहले इसको ड्रॉ करते हैं। हम लोग ने अर्थ बनाई, बीच में ड्रॉ किया, यहां पे हम लोग ने लिख दिया इक्वेटर। बच्चों इक्वेटर हमेशा क्या होगा? 0 डिग्री रहेगा। इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री पे हम लोगों का क्या होगा? नॉर्थ, और एक 23.5 डिग्री हम लोगों को क्या होगा? साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में कर्क रेखा, हिंदी में मकर रेखा। ये होती है कर्क रेखा, ये होती है मकर रेखा। अब मेरा एक सवाल ये आपसे है, 23.5 ही को क्यों इंपॉर्टेंस लिया गया? तो बच्चों एक चीज जान लेना, क्या इसके डिटेल्स हम आपको जो अगले चैप्टर्स में देंगे, पर अभी आप बेसिक के लिए समझ लीजिए। इसके बीच में हम लोगों का सन साल भर रहता है। मतलब समझे? हम लोग का सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही साल भर घूमता रहता है। ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाता, ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जाता। स्कूल टाइम में थे, जब हम क्लास 10 में थे, एक वहां पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। खैर बोर्ड एग्जाम आपको नहीं पढ़ना है, पर एक मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन ही आया था, नई दिल्ली में साल में सन एक भी बार उसके ऊपर नहीं आता, बट चेन्नई में सन साल में 2 बार आता है। रीजन? तो बच्चों सबसे पहले आपको यह समझना है, क्या इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या कैंसर पास होती है? तो आपको ये बात पता चलेगी कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। जब आपको पता चलेगा इंडिया से पास होती है, फिर आप देखोगे कहां से पास होती है? इंडिया के मिड से पास होती है। जब आपने मिड से देखा तो आपके दिमाग में इतना आइडिया आ गया होगा, दिल्ली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, चेन्नई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तो वहां पे आपको सवाल का जवाब मिल गया, क्या? सन ट्रॉपिक्स के ऊपर कभी नहीं जाता। फिर से, सन ट्रॉपिक्स के ऊपर कभी नहीं जाता। तो दिल्ली में एक भी बार नहीं जाएगा, और चेन्नई में जब एक बार सन ऊपर जाएगा, एक बार सन नीचे जाएगा, तब इस तरीके से आएगा। तो ये एरिया हम लोगों को कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। इस क्षेत्र को पूरे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों के कुछ लैटिट्यूड्स के इंपॉर्टेंस थे। ठीक, तो आगे हम लोग अपना नया चैप्टर
मोशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की क्या विशेषता है, सन क्यों 90 डिग्री बनाता है, इन सब की डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क ये है, आपको ये ढूंढ के बताना है कि कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा टाइम जोन्स पाए जाते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया था, जो कंट्री ईस्ट से वेस्ट की तरफ जिसका ज्यादा फैलाव होता है वो कंट्रीज में एक से अधिक टाइम जोन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। ठीक, तो आप लोग इसको नेट पे सर्च करके कहीं से भी पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसका रीजन भी बताइएगा ऐसा क्यों। मैं इसका आंसर आपकी अगली क्लास में करूंगा। तो हम लोग का जो अगला चैप्टर होगा मोशंस ऑफ अर्थ, उस पर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक थैंक यू, जय हिंद।